उस दिन हमने जो पढ़ा था कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो, उसके बेसिक्स को पूरी तरीके से समझ लिया था। हो सकता है आप लोगों ने एक बार वीडियो भी देख लिया हो, तो आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छा वो जो लेक्चर है वो हर जगह काम आएगा आने वाले कॉस्टिंग में, बहुत सारी जगह। सर मैं एक्चुअली मैं उसमें गया था कोर्स मटेरियल में, ये ये जो पीडीएफ आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, ये नहीं मिल पा रहा, मतलब वो आई थिंक इट इज मोर ऑन दी। नहीं, मैंने आपको मेल किया ना, मेल किया है। आप मेल पे देखो, मैंने आपको मेल कर रखा है यार। वो अलग अलग सेक्शन है, वो जो पहले था वो अलग सेक्शन था, ये ए डी से लेके एफ सेक्शन है। आप मेल देखेंगे ना आपको मिल जाएगा। मैंने भी मेल से निकाली, जो आपको मेल किया उसी पे खोला हुआ है। सो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। देखिए इस पूरे टॉपिक में हम जो सीखने वाले हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल मॉडल्स भी आएंगे। तो अगर आप इसका वेटेज देखेंगे तो केवल 15%, लेकिन 15% भी अपने आप में, तो इस पूरे चैप्टर का जो सेक्शन का जो वेटेज है वो 15% है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है इसको, लेकिन 15% में ये लोग पढ़ा बहुत रहे हैं। तो मेजर टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। वेरिएबल, मेजर टॉपिक इंक्लूड वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब ऑर्डर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्टिंग आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, और इनके लिए आपको बहुत हद तक कुछ जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में 1-2 लेक्चर आपके लिए होंगे, कॉस्ट शीट की जरूरत पड़ेगी, फिक्स एसेट वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंशिएशन होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन, बी क्यू बी सी, एमओएस, बहुत सारे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसकी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं द 3 टॉपिक दैट विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग आर, वो कह रहे हैं वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग का मतलब ही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हमने पढ़ा है बेसिक। तो आप ये समझिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग आर द सेम थिंग, और एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे डिफरेंशिएट है, इसको हमने अभी पढ़ना है। फिर उसके बाद आप एक पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, और फिर तीसरी पढ़ेंगे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज तो तब आएगा जब कोई प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजर रहा है। अब कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे आएंगे, वाई कॉस्ट मैनेजमेंट, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, तो ये तो जरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब कॉस्टिंग को समझाया जा रहा है। तो हम बात करते हैं यहां से, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है उसको पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट आर देयर। तो पहले बात करते हैं कॉस्ट आर एक्सपेंसेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कॉस्ट आर रिसोर्सेज गिवन अप टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, एंड एक्सपेंसेस आर कॉस्ट दैट हैव बीन चार्ज अगेन द रेवेन्यू। तो जब आप फाइनेंशियल बुक्स में जो लिखते हैं वो कॉस्ट नहीं होती है। जो फाइनेंशियल बुक्स में आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल बुक्स में जो भी आप बनाते हैं दैट इज एक्सपेंसेस, वहां जो आप लिखते हैं वो एक्सपेंसेस। लेकिन कॉस्ट में वो क्या बोल रहे हैं, रिसोर्सेज गिवन टू एन ऑब्जेक्टिव। आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उस प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज अलोकेट किए जाते हैं, लाइक लेबर है, ओवरहेड है, रॉ मटेरियल है, दीज ऑल आर कॉस्ट। नीचे लिखा है लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वाइल एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट में तो हमें यही देखना, इकोनॉमिकली डिसीजन लेना है कि हमें हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एट द सेम टाइम क्वालिटी मेंटेन करते हुए। और एक एक्सपेंसेस तो केवल जो हो चुके हैं उसको आप सीधे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर देते हैं। एक कॉस्ट नीड नॉट बी एन एक्सपेंसेस बट एवरी एक्सपेंसेस वॉज कॉस्ट। जरूरी नहीं कि हर कॉस्ट एक्सपेंसेस हो, क्योंकि जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप देखेंगे कोई चीज एक्सपेंसेस नहीं है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी डिसीजन मेकिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए आपके पास एक फैक्ट्री, एक लैंड खाली पड़ा हुआ है, उस लैंड पे आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और प्रोडक्शन स्टार्ट करते समय प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते, तो उस लैंड को अगर किराए पे दे दिया जाता तो कितना रेंट आपको मिलता,
बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉरगोन दैट रेंट बिकॉज ऑफ यू आर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन। तो आपने जो रेंट को फॉरगोन कर दिया, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दैट विल बी कंसीडर इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, बट दैट विल नॉट कंसीडर इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी नोशनल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि a cost need not to be expenses but expenses but every expenses was a cost before it become expenses. Most cost eventually to become expenses, such manufacturing cost that such the income statement the cost of goods sold when the unit। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कॉस्ट आएंगी, हमें मेजरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना होगा। अब एक वर्ड आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने आपको, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉस्ट एंड द कॉग्स दैट वी पुट इन द इनकम स्टेटमेंट? या दोनों सेम है? बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग पे भी बिलीव करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक होती है कॉस्ट अकाउंट की भी बुक्स होती है, कंप्यूटर नहीं चल रहा यार, क्या बात है। सर जी रिकॉर्ड कर लेना थोड़ा एग्जांपल कॉन्सेप्ट वाइज में सही रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके सर श्योर। सुबह सुबह तो कंप्यूटर को भी नींद आ रही है, क्या चल नहीं रहे। रुको, चलो ओरली समझा देता हूँ, अभी वो चल नहीं रहा। एक्शन। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे देखो, हमने एग्जांपल लिया कि कॉस्ट में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर आएंगे जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में आ ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मान के चलो आपके पास एक लेबर है, लेबर आपका प्रोडक्ट ए बना रही है, अब आपके पास ऑल ऑफ सडन एक प्रोडक्ट बी का ऑर्डर आ जाता है, तो आप उस लेबर, आपके पास लिमिटेड है, उस लेबर को आप या तो प्रोडक्ट ए के लिए यूज़ कर सकते हो या प्रोडक्ट बी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अब एक नया ऑर्डर आया है, तो आपने अपनी लेबर वहाँ से डिप्लॉय करके बी पे लगा दी, तो जो ए प्रोडक्ट को आप अब नहीं बनाओगे, क्योंकि बिकॉज वो लेबर अब कहाँ किस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो गई है, बी प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो जो ए प्रोडक्ट को बनाने में लगी लेबर बी में यूज़ हो रही है, तो ए अब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ए प्रोडक्ट अगर बनता और मार्केट में बिकता तो हमें कितने का कंट्रीब्यूशन मिलता, दैट इज कॉल्ड माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसी नोशनल कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो सम टाइम अकाउंटिंग पर्पस पे अलग हो सकती है और फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस पे अलग हो सकती है। जैसे उन्होंने नीचे एग्जांपल दिया है, some costs do not reach the income statement, implicit costs such as opportunity cost। जैसे मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि ए लेबर आपने डिप्लॉय कर दी, यहाँ से उठा के बी पे लगा दी, तो जो ए नहीं बनाने के कारण जो आपको नुकसान हुआ है वो भी हम क्या मानेंगे, कॉस्ट को मानेंगे, लेकिन अकाउंटिंग बुक्स में उसको कॉस्ट नहीं माना जाता। सो दैट्स वाई ये कई बार डिफरेंट हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेवर बिकम एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बट दे आर कॉस्ट nonetheless because they represent the resources given up to achieve an objective। समझ में आया ये एग्जांपल कि नहीं? एक आध और एग्जांपल दूं। सर आगे वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन को आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दिया। हाँ जी, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको बोले, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन है। यस। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट और वही सेम कॉस्ट हम
हाँ, उसको डिसीजन मेकिंग में आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। अभी डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। अभी मैंने सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि अभी पूरा जो चैप्टर है शुरुआत में 2-3-4 पन्ने पूरा थ्योरेटिकल बताएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। तो देखो, एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है और एक पीरियड कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाली कॉस्ट जिसका प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कंसर्न है, जैसे रॉ मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जैसे अगर आप मिठाई बना रहे हो तो मिठाई बनाने के लिए आपको घी, मैदा, तेल, शक्कर लगना है, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको हो सकता है कोई फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ी है, तो अब वो उस फैक्ट्री में आप अपना प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको किराया देना ही देना है, तो दैट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट, जिसका कि प्रोडक्ट से डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। वो जो पीरियड पे होती है, इंश्योरेंस, मशीनरी का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, सुपरवाइजर की सैलरी, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, तो पीरियड कॉस्ट समटाइम फिक्स कॉस्ट में भी आ जाती है। तो दो प्रकार की कॉस्ट, जैसे लेबर, मटेरियल और ओवरहेड, दैट इज बिलोंग्स टू प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो अदर फिक्स कॉस्ट है जैसे इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट, किराया वगैरह, दैट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। तो ये आपकी पीरियड कॉस्ट में कवर होती है। सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अच्छा, इसको जो कन्वर्जन कॉस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करोगे, रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करने के बाद जो कन्वर्जन होगा, जो फिनिश गुड्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दीज डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट कैन बी कंबाइंड एंड गिवन द डिफरेंट नेम इज आउटलाइन इन द टेबल बिलो। अब आप डिफरेंट नेम से जानेंगे। तो अभी हमें ध्यान रखना है, प्रोडक्ट की जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में दोनों चीजें कवर होती है, ध्यान रखना, वेरिएबल और फिक्स। और वेरिएबल और फिक्स क्या होती है, मैं ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में आपको बता चुका हूं। These different product cost can be combined and given different name is outlined in the table below. Candidate need to know that the type of cost and include the different classification. Direct labor and manufacturing overhead are called conversion cost. तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि सर डायरेक्ट मटेरियल के अलावा उस डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो लेबर और मैन्युफैक्चरिंग, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट प्लस डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू होता है प्राइम कॉस्ट। अब ये भी कई बार आपको देखने को वर्ड मिल सकता है। तो प्राइम कॉस्ट कैसे आएगा, प्राइम कॉस्ट ने कॉस्ट शीट बनाई होगी कभी, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर जोड़ने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम प्राइम कॉस्ट। तो वो भी टर्मिनोलॉजी आपको यूज। द डेफिनेशन अबाउट द प्रोडक्ट कॉस्ट इज द डेफिनेशन यूज्ड फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। However, the types of cost are considered product cost for pricing and other purpose, and those will be discussed later. चलिए, यहाँ आपको थोड़ा सा काम की चीजें समझाई जा रही हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, तो मेन कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो लेबर तो आप समझ गए, वेजेस वगैरह जो कि प्रोडक्शन करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, अब देखो किसी भी कंपनी में ना मटेरियल भी दो प्रकार के लग सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मेन कंपोनेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है तो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल भी लग सकते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स। फैक्ट्री में अगर मशीनें चलेंगी तो मशीन के लिए आपको ऑयल लग सकता है, लुब्रिकेंट्स लग सकता है, ग्रीस लग सकता है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो प्रोडक्ट से बनने से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट के बनने से डायरेक्ट रिलेटेड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है, डायरेक्ट मटेरियल आर द रॉ मटेरियल दैट आर डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन टू फिनिश गुड। द कॉस्ट इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑल और कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। जैसे मान के चलिए आप रॉ मटेरियल को खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो रॉ मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड आपको ब्रोकरेज देनी पड़ सकती है। आपको पता नहीं है कि वो माल कहाँ मिलता है, तो आपने एक दलाल को यूज़ किया है, दलाल को अपने पेमेंट दिए, ब्रोकर दिए उसकी, आपने उस माल को अपनी फैक्ट्री तक लेकर आने तक के लिए शिपिंग चार्जेस दिए हैं, इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड, तो वो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। उस माल को लेकर आपकी फैक्ट्री तक वो सेफली पहुंच जाए तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कराया है,
ऑक्ट्री एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जब इंडिया में गुड्स ट्रांसफर होता था पहले किसी ज़माने में, अब तो जीएसटी आ गया तो वो हट गया बॉर्डर कॉन्सेप्ट। सो ऑक्ट्री वगैरह टोल चार्जेस वगैरह कोई पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज इंक्लूडेड इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो जब रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाली जाएगी तो इनको भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जैसे एक फैक्ट्री है तो वहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग सकते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली कंसर्न नहीं हो सकते। एक फैक्ट्री में 5 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन फैक्ट्री में मशीन एक ही चल रही है, तो मशीन के ऊपर लुब्रिकेंट लग सकता है, ऑयल लग सकता है, उस मशीन को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, फैक्ट्री का गेट पे गार्ड खड़ा हो सकता है, फैक्ट्री में पावर लग सकता है, फैक्ट्री में छोटी मोटी लेबर लगती है, वो तो डायरेक्ट हो गई, इनडायरेक्ट लेबर भी लगती है, हेल्पर काइंड ऑफ पर्सन हो गए। तो ये सारी चीज क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि डायरेक्टली कंसर्न नहीं है किसी प्रोडक्ट से। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की डेफिनेशन में यही बात है, प्रोडक्शन प्रोसेस दैट आर नॉट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर बट आर नेसेसरी cost to production. Example, indirect labor, indirect material, rework cost, electricity and other utility, depreciation of plant equipment and factory rent. These are called manufacturing overhead. उसके बाद आता है इनडायरेक्ट लेबर, जैसे मैंने आपको बताया हेल्पर वगैरह हो सकते हैं जो कि प्रोडक्शन को डायरेक्टली अब पैकिंग कर रहे हैं। वो एक लेबर है, वो सारे मटेरियल को पैक, सारे रॉ मटेरियल को पैक कर रही है। केमिकल टेस्टिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल आता है उसको टेस्ट करने के लिए लेबर लगी हुई है, तो वो वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल को टेस्ट करती है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए कोई लेबर लगी हुई है, तो ये कोई प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड थोड़ी है, क्योंकि उस मशीनरी से हो सकता है कंपनी में 5-6 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, तो किस प्रोडक्ट को बनाने से ये तो पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट मटेरियल का मैंने आपको लुब्रिकेंट, स्क्रू, नेल्स का जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मशीन ऑयल, लुब्रिकेंट्स, miscellaneous supplies that may not even physically incorporate into finished goods, indirect material are a manufacturing overhead cost. तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 चीजें इन्वॉल्व हैं, 4 नहीं 3, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और इस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आ जाती है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सारे कंपोनेंट बनकर क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। और ये सारी जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। और उसके अलावा जो भी कॉस्ट होगी वो क्या लगेगी, आपकी पीरियड कॉस्ट लगेगी। अब जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था प्राइम कॉस्ट, तो ये भी हमने बेसिक में कहीं कवर किया होगा। अब प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो प्राइम कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आर द डायरेक्ट इनपुट और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो क्वेश्चन में आपको कभी भी अगर प्राइम कॉस्ट गिवन है, इसका मतलब उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऑलरेडी प्लस। अब जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ गया तो प्राइम कॉस्ट हो गई। और प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओवरहेड जोड़ दें तो वो जो निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में अगर हम ओवरहेड अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है आपको, तो कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर इज बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। सर फैक्ट्री ओवरहेड किस में आएगा, कंपोनेंट में, इसमें? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का नाम ही फैक्ट्री ओवरहेड है, यहाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल दिया। तो फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड द सेम थिंग्स। ओके। अब बात करते हैं पीरियड कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो यहाँ इसको नॉन फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं। पीरियड कॉस्ट आर द कॉस्ट फॉर एक्टिविटी अदर देन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। पीरियड कॉस्ट आर एक्सपेंसेस एज दे इनकर्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये प्रोडक्ट में नहीं चार्ज होते हैं, पीरियड कॉस्ट जनरली एक्सपेंसेस कर दिए जाते हैं। The number of period cost is almost unlimited because period cost include essentially everything other than product cost. Since all costs must be either product cost or a period cost, the more commonly used example period cost including selling, administrating and accounting. But period cost are all cost of any department that is not involved in the production. तो उन्होंने just example देके आपको बताया
कि एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, अकाउंटिंग की सैलरी वगैरह आप दे रहे हैं, सेलिंग से रिलेटेड दे रहे हैं, जो फिक्स लेवल पर लग रहे हैं आपके, जिसका कि प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, लेकिन पीरियड कॉस्ट में और सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। पीरियड कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, फिक्स्ड और मिक्स्ड। वेरिएबल भी हो सकती हैं, फिक्स्ड भी हो सकती हैं, मिक्स भी हो सकती है, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो एक बात ध्यान रखना, जितनी भी पीरियड कॉस्ट होंगी ना, पीरियड कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, आर नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। ये भी नीचे सब समझाएंगे कि आपको COGS कैसे निकालना है, तो वहाँ पर हम पीरियड कॉस्ट में कंसीडर इसको नहीं करेंगे। फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस पीरियड कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट एज दे आर इनकर्ड। तो जो भी पीरियड कॉस्ट होगी वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पस पे सीधे P&L से चार्ज करेंगे। However, for internal decision making, some period cost may be allocated to the production department and then to the individual units. अभी डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर जब आएगा तो आपको सिखाया जाएगा, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर अलोकेट किया जाता है, दैट द चैप्टर विल बी कवर अंडर द ओवरहेड। तो वहाँ हम इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आता ही होगा, कॉस्ट बेस्ड ऑन लेवल, मैंने डे 1 पे बताया है साहिल, अगर पहली क्लास मेरी यही होती है हमेशा जब कभी भी मैं लेता हूँ तो कॉस्ट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट। तो मिक्स को हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, याद है आप लोगों को, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। साहिल? यस इसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। डे 1 पे पढ़ा था मैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर पढ़ाऊंगा तो ये जरूर पढ़ाऊंगा। राजेंद्र सिंह जी, अपने को याद है? हाँ सर। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मैंने पहले लेक्चर में जिसको जब भी पढ़ाता हूँ हमेशा ये जरूर पढ़ाता हूँ, फिक्स, वेरिएबल और मिक्स, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, फिक्स कॉस्ट ओवरऑल कांस्टेंट होती है, पर यूनिट वेरी करती है, और दोनों के बीच में जो आती है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन की यूनिट में चेंज करने से जो चेंज हो जाए। तो वही पूरा सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकली। Fixed costs do not change within the relevant range of the activity as long as the activity level remain with the relevant range. The total amount of fixed cost does not change. आप सोचो ना, आपको एक प्रोडक्शन करने के लिए अपने फैक्ट्री किराए पे ली है तो वो तो फिक्स है, आप एक यूनिट का प्रोडक्शन करो। जैसे कल हमने ब्रेक इवन पॉइंट को समझा था येस्टरडे लेक्चर, तो उसमें हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर कर रहे थे। तो फिक्स कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज होने से चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। जैसे आपने अगर एक कार बनानी है, मान के चलो आपने एक फैक्ट्री ली है, अरे नहीं चल रहा, पता नहीं आज क्या हो गया, इसको कीबोर्ड ही नहीं चल रहा। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट, जैसे मान के चलो आप एक यूनिट बनाते हो फैक्ट्री में तो 10,000 ही किराया देना पड़ेगा, 10,000 मान के चलो रेंट है। 2 यूनिट बनाओगे तो भी कितना देना पड़ेगा? 10,000। सर 10 यूनिट बनाओगे तो भी कितना देना पड़ेगा? 10,000। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सर यूनिट बढ़ने से कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात नोटिस करो यहाँ पर, हाउएवर द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पे 10,000 थी, 2 यूनिट पे भी 10,000 है, तो पर यूनिट कितनी हो गई? 5 है। तो पर यूनिट डिक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? सो फिक्स कॉस्ट जो होती हैं, जो टोटल में क्या होती हैं, डज नॉट चेंज, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं ये क्या होती है, पर कॉस्ट डिक्रीज होती जाती है। वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज होने से चेंज हो जाए। आप एक प्रोडक्शन करने के लिए एक रॉ मटेरियल लेकर आते हो और वो 1 किलो रॉ मटेरियल लगता है, सपोज दैट 1 kg रॉ मटेरियल लगता है, 10,000 का आता है। 2 kg यूज करोगे तो 20,000 का आएगा, 3 kg यूज करोगे तो 30,000। तो यहाँ पर प्रोडक्शन का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी चेंज हो रही है, 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई। लेकिन आप नोटिस करिए पर यूनिट सेम है कि नहीं सेम है? सर 2 यूनिट के लिए 20 है तो पर यूनिट के लिए कितना हुआ? 10,000। 3 यूनिट के लिए 30 है तो 1 यूनिट के लिए कितना हुआ? 10,000। तो पर यूनिट कांस्टेंट है, बट ओवरऑल क्या हो रही है?
वेरी हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट का नेचर, और जिसमें दोनों के नेचर हों, फिक्स्ड और वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसको हम क्या मानते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट के डेफिनेशन में कवर करते हैं। अब आपको यहां पर उसके बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट, अगर बोर्ड लेक्चर को आप पढ़ेंगे, एज द प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। ये हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। सेम थिंग, एट द प्रोडक्शन लेवल डिक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीजेस बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। हम 3 से 2 यूनिट कर दें तो हमको 20 लगेगा। 3 यूनिट पर 30,000 लगता था मेरे एग्जाम्पल पे, तो हम देखें 30 से क्या हो गया, 20 हो गया। तो डिक्रीज करने पर वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई, लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट है। अब मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, कंट्रीब्यूशन। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल दी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो जो बेसिक में समझाया था वो ऐसी ऐसी जगह आते रहेगा, तो वहां मैंने आपको इकट्ठा बताया, यहाँ पर अलग अलग जगह आएगा वो। तो जो कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ना, जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ गया। द यूनिट कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट फ्रॉम द ईच सेल अवेलेबल टू कवर फिक्स कॉस्ट और टू जनरेट ऑपरेटिंग इनकम। आफ्टर द फिक्स कॉस्ट हैव बीन कवर्ड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज मेजर ऑफ अ कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, लेकिन मैंने परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस में मैंने क्या बताया था, उसको हम पीवी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला बताया ना? यस सर। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू पीवी रेशियो। तो उसको हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बोलेंगे। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज in total as a level of production change as long as the production remain within the relevant range. Relevant range is the production which the fixed cost remain unchanged. अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है relevant range। यार एक फैक्ट्री का किराया, वहां पर आप 10,000 यूनिट बना सकते हो। अगर आपको 50,000 यूनिट बनानी तो फैक्ट्री डबल करनी पड़ेगी। तो वो रिलेवेंट रेंज तक तो फिक्स रहती है, लेकिन अगर एक रेंज के बियॉन्ड आपका प्रोडक्शन चले जाए तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक फैक्ट्री हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट एज लॉन्ग एज द प्रोडक्शन इज बिटवीन 0 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट द फिक्स कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री विल रिमेन अनचेंज। हाउएवर वंस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री, the company will need to build a second factory building and second factory will increase the fixed cost as a company moves to another relevant range। तो एक relevant range तक फिक्स कॉस्ट सेम होती हैं, और लेकिन अब जैसे ही उस फुल कैपेसिटी को क्रॉस कर जाते हो तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक छोटी सी कार है, आपके पास 5 लोग ही बढ़ते हैं, आपकी फैमिली बढ़ गई तो आपको कार बड़ी लेनी पड़ेगी ना, तो वहां पे आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो आपको एक रिलेवेंट कैपेसिटी तक फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है। अब मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 60 बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं। अगर वो 150 हो जाएंगे तो मुझे नई कोचिंग लेनी पड़ेगी, चाहे फिर एक बच्चा आए। अगर अभी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो 60 to 70 स्टूडेंट की मान के चलो एक रूम में बैठने की, तो 60 to 70 के अगर वो डबल हो जाए तो अगर एक बच्चा भी आएगा तो रेंट मुझे वही देना है, 2 बच्चे आएंगे तो भी रेंट वही देना है, 50 आएंगे तो भी वही देना है। लेकिन अगर बच्चे डबल हो जाए तो फिर मुझे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैं कैपेसिटी बढ़ाऊंगा तो उसके लिए मुझे एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट एक रिलेवेंट रेंज तक तो कांस्टेंट होती है, बट वंस द प्रोडक्शन क्रॉस द रिलेवेंट रेंज फिक्स कॉस्ट आल्सो इनहेंस। टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज बट द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट बनाते हैं तो फैक्ट्री का किराया 10,000 है, 2 बनाएंगे तो भी 10,000 है, लेकिन यूनिट बनाने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मिक्स कॉस्ट जिसमें दोनों के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो। यार ये एक्सेल क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड।
तो हम यहाँ बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम सपोज दैट 1000 यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट मान के चलो 50,000 आती है, ये यूनिट है ना। और मान के चलो मैं अपना प्रोडक्शन डबल कर देता हूँ, ये 3000 कर देता हूँ, और मेरी कॉस्ट आती है 1,20,000। तो ये फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जरा निकालो जरा सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। एक बार रिपीट करना सर। 1000 यूनिट है तो 50, स्क्रीन दिख रही होगी ना आपको, सेमी इसमें वेरिएबल और वो निकालना है। देखो कैसे निकालोगे आप लोग। पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है ना इनकी, तो सेमी आ गया। तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कैसे अलग करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आ रही है यार। तो 1000 5,000 डिवाइडेड बाय 1000 50,000, तो 5 रुपए वो आ गई। and similarly 3,000 into 5 will be साहिल एंड अमर भूल गए आप लोग। सर मेरे लिए नहीं, साहिल इन वेरिएबल कॉस्ट तो वही हो गया ना, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। मोटा मोटा वहां से देख लिया। एक मिनट सर मेरे को ट्राई करने दो। एक मिनट। साहिल सर वेरिएबल कॉस्ट तो 35 हुई थी। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। और सेमी वेरिएबल इज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। तो फिक्स कितनी आएगी? सिंपल है ना यार। हमने क्या पढ़ा, जो प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज होने से चेंज हो जाए, तो चेंज कितनी हुई है? 70,000। और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है? 2000 50 से माइनस, हाँ 2000। तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 35। तो अगर हम यहाँ देखें 70,000 डिवाइडेड बाई 2000, तो जो हमारा आ जाएगा वो 35 रुपीज़ पर यूनिट है। तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे यहीं पे ये वेरिएबल तो 35,000 हो गई वेरिएबल, तो फिक्स अपने आप कितनी हो गई? 15,000।
ठीक है सर। और यहाँ अगर हम देखें तो 35 इंटू 3000 करना कितना होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है ना। सीधा फिर या तो ऐसा कर लो 15 यहाँ लिख दो, जी सर। फिक्स कॉस्ट 15 है, हाँ जी सर। और इसमें से माइनस कर दो तो सीधा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 35 की तो मल्टीपल। हाँ ना एक पीस में तो फिक्स भी इंक्लूड है ना। नहीं 35। हाँ जी ठीक है तो 1,05,000 आपकी वेरिएबल हो गई और आपकी फिक्स हो गई। तो देखिए वॉल्यूम कितना भी चेंज हो जाए वो कांस्टेंट है, 15 की 15 ही है, और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से चेंज हो रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। 35,000 में भी 35 थी, और 3000 मल्टीप्लस 35 करेंगे तो 1,05,000 आता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे सेल्समैन की कमीशन है, तो सेल्समैन की कमीशन एक सेमी वेरिएबल कॉन्सेप्ट है कि हमने बोला कि आपको फिक्स 10,000 देंगे, लेकिन जितनी ज्यादा यूनिट बेचोगे उतनी ज्यादा कमीशन देंगे। दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन समटाइम इज सेमी वेरिएबल। आप मशीन को यूज करो या ना करो डेप्रिशिएट होगी, लेकिन जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा गति से डेप्रिशिएट होगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट भी मत जलाओ, फिक्स चार्जेस आपको आना है। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे तो ज्यादा बिजली का बिल आएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ सेमी वेरिएबल। इंग्लिश ज्यादा है सर है ना इसमें। इंग्लिश ज्यादा है। इंग्लिश ज्यादा कॉन्सेप्ट मतलब उसमें जो मैं बता रहा हूं वही है। चलिए अब आपको एक एग्जांपल दिया, उसको पढ़िए आप और देखिए आपको समझ आया कि नहीं आया। साहिल कहाँ चले गए तुम? नहीं सर मेरे सॉफ्टवेयर में पंगा आ रहा था। मैं म्यूट करता हूँ तो पता नहीं म्यूट होता है, फिर अटक जाता है बीच बीच में। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? समझ में आ गया सेमी वेरिएबल का एग्जांपल? हाँ आ गया। वो बेसिकली वो है ना, आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आप कह रहे थे कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। ना सेमी वेरिएबल में मैंने कहा बोला सेमी वेरिएबल में रहेगी कांस्टेंट पर यूनिट। सेमी वेरिएबल में तो हो ही नहीं सकती, कहाँ से कांस्टेंट है? देखो नहीं आप पिछले वर्ड पैड में जाओ, आप देखो यहाँ इसमें आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी ना, ये तो 35 ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल तो अलग हो रही है ना। हम सेमी वेरिएबल पहचानेंगे कैसे? 1000 से सर 3000 हो गया तो फिक्स तो है नहीं, क्योंकि 50 से 20 हो गया। और पर यूनिट कॉस्ट भी कांस्टेंट नहीं। आप चेक करो यहाँ पे पर यूनिट, अगर आप 50,000 आपने जो मैंने शुरू में 50,000 लिखा है, उस 50,000 को 1000 से डिवाइड करो, कितना आता है? 50। 1,20,000 को 30,000 से डिवाइड करो, कितना आता है? 40। हाँ पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं है। जब पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं है, ओवरऑल भी कांस्टेंट नहीं है, तो दैट इज सेमी वेरिएबल। करेक्ट। तो अगर आपने चेंज इन कॉस्ट निकाल दिया, इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। तो वो एक नर्सिंग स्टाफ का एग्जांपल दे रहे हैं। द नर्सिंग स्टाफ in a hospital is an example of a semi fixed cost. The hospital need one nurse for every 25 patients. अब देखो कितना बढ़िया एग्जांपल दिया उन्होंने। तो एक नर्स जो है वो 25 पेशेंट को हैंडल कर सकती है। तो 20 पेशेंट भी आएंगे तो एक नर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी सैलरी लगेगी। लेकिन अगर 28 पेशेंट आ गए तो हमें एक नर्स और बढ़ानी पड़ जाएगी और चलेगी हाँ, एक और लेनी पड़ेगी, लेकिन उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ानी पड़ी। देखो आप, so each time patient load increase by 25 patient, additional nurse will be hired. When each additional nurse is hired, the total cost of nursing salary jump by amount of additional nurse salary. In contrast, hospital administrative staff salary remain fixed until the patient load increase by 250 patient, at which point an additional admitting clerk is needed. The administrative staff salaries are wholly fixed over the relevant range. तो उन्होंने एक और एग्जांपल दिया आपको कि जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव है
यार 100 पेशेंट भी आ जाए, जो काउंटर पे क्लर्क बैठा है एडमिशन करने के लिए, वो हो सकता है एक रिलेवेंट रेंज तक तो नहीं बढ़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आर होली फिक्स्ड ओवर द रिलेवेंट रेंज, where the nursing staff salaries are semi variable cost. The relevant range for the administrative of 250 patient is greater than the relevant range staff of the nursing staff. सर ये समझ नहीं आया मुझे। आइडियली दोनों कॉस्टिंग तो आप रेंज से ही कर रहे हो ना, 250 और 25। कॉस्ट एक बियॉन्ड रेंज के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ तो नर्स के केस में भी तो रेंज है ना 25 पेशेंट, क्या उस ऊपर बढ़ा दोगे प्रपोर्शनेट तो में बढ़ रही है? क्या 25 से 26 हो रही तो तुरंत हमको एक हायर करना पड़ रहा है? अच्छा प्रपोर्शन भी देखते हैं। देखेंगे ना कि एक नर्स क्या एक 25 के लिए रहती है तो 2 नर्स 50 के लिए होती है क्या? नहीं, 2 नर्स 40 में भी चलेगी। आप देखो ना, 2 नर्स 26 भी होगी तो भी आपको 2 नर्स हायर करना है। तो जो प्रपोर्शनेट में चेंज नहीं होती उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। सर एक सेकंड वो वर्ड पैड में जाना वापस। तो इसमें आपने क्या किया था? आपने चेंज इन कॉस्ट निकाल के पर यूनिट निकाल दिया था, और फिर जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो 35,000 आ जाता है। तो दैट मींस जो डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और ये 35,000 इसका वेरिएबल कंपोनेंट होगा। 35,000 और 15,000 इज फिक्स्ड कंपोनेंट। राइट करेक्ट, ठीक है सर। अच्छा बट सर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में 250 तक का तो लोड ले रहा है ना वो। आप सोचो, 250 अगर के बाद पेशेंट ही नहीं होंगे तो नर्स नहीं रखनी पड़ेगी, हाँ लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तो फिर भी लगेगा, वो तो फिक्स्ड इन नेचर हो गया। किसी दिन पेशेंट नहीं आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो दूसरे रूटीन काम भी देख रहा है। दैट्स व्हाई। अच्छा, अब आपको एक लीनियर इक्वेशन बना के दी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कब आती है? जब हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें। तो यहां एक इक्वेशन बना दी उन्होंने, इक्वेशन मैथमेटिक्स की, कि y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल प्रोडक्शन। तो v इंटू एक्स, एक्स हमारी क्या है? टोटल प्रोडक्शन है। तो हम ये ऐसे कह लें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। दैट विल बी, ये वेरिएबल्स है, क्योंकि अगर x चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, बट x के कंपेरिजन में फिक्स तो हमेशा कांस्टेंट है, इस यूनिट से f का कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के वॉल्यूम पे, इसलिए उन्हें यहाँ पर टोटल लिखा है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, vx प्लस f, जरूरी नहीं है। ये तो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है तो आप ज़्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे रेदर देन कॉमर्स वाले स्टूडेंट। आ गया समझ में। हाँ। जैसे एग्जांपल दिया, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ग्राफ टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी विद द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $7 lakh एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹20 per unit. Total cost is the y-axis while the total production on the x-axis. The total cost function for the companies. तो उन्होंने उस इक्वेशन में उसको क्या करा है? पुट करा है। और ग्राफ आपको ऐसा सच, तो प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, क्योंकि टोटल में वेरिएबल भी इंक्लूड है। इसलिए 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो स्लोप है वो अपवर्ड है, मतलब अपवर्ड स्लोप में जा रहा है। इधर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इधर आपकी कॉस्ट भी क्या होती जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिक्स के साथ साथ वेरिएबल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। अब मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो कि स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज किया जा सके, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, लेकिन एक फैक्ट्री में 5 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक फैक्ट्री 5 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, उस फैक्ट्री के ऊपर जो मशीन लगती है वो उन 5 प्रोडक्ट के लिए यूज होती है, और उस मशीन को चलाने के लिए जो ऑयल लगता है उस मशीन को साफ करना पड़ता है बार बार। एक बार प्रोडक्शन रन चल जाता है तो उसको उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए लेबर लगती है क्लीनिंग करने के लिए। तो ये तो नहीं पता ना कि किस प्रोडक्ट के लिए कितनी मशीन चली, तो कितना खर्चा प्रोडक्शन के ऊपर डाला जाए।
तो यहां पर वो कॉस्ट क्या हो गई, इनडायरेक्ट, जो कि उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है कॉस्ट पूल। तो मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ग्रुप्ड इनटू ए कॉस्ट पूल। जैसे इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी कॉस्ट में आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देना है, मान के चलो एक प्रोडक्ट है, वहां पर हम लैपटॉप भी बनाते हैं, कंपनी है, मोबाइल भी बनाते हैं और हम टैबलेट भी बनाते हैं। अब इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फैक्ट्री की कैंटीन है, वहां पर एक्सपेंसेस लगते हैं। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है साल भर। वहां पे एम्प्लॉइज आते हैं, खाना पीना उनको हम लोग कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो मील उनको सर्व किया जाता है। तो उस कैंटीन में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। दैट क्या हम बता सकते हैं लैपटॉप बनाने के लिए कितना कैंटीन के एक्सपेंसेस लगते हैं, मोबाइल के लिए कितने? क्योंकि फैक्ट्री में तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉस्ट को, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पूल। क्या बोलेंगे? और अब लैपटॉप बनाने के लिए कितने खर्चे आए, मोबाइल बनाने के लिए कैंटीन के कितने खर्चे आए, टैबलेट बनाने के लिए कितने आए, तो हमने क्या करना है, हमने काउंट कर लेना है यार लैपटॉप में कितने एम्प्लॉय लगे, बोले 50 एम्प्लॉय, मोबाइल में कितने लगे, बोले 25, और यहाँ कितने लगे 25। तो हमने इस रेशो में इस कॉस्ट को क्या कर देना, एलोकेट कर देना। तो हमारा जो रेट आएगा पर एम्प्लॉय रेट कितना आ जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां अगर हम देखें तो 15,000 रुपये पर एम्प्लॉय खर्चा आता है हमको। तो जब 15,000 पर एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर आ रहा है साल भर का, 15,000 नहीं 1,500 आएगा ना, 1,500 रुपये पर एम्प्लॉय खर्चा आ रहा है। तो हम यहां पर क्या, इसको जो 1,500 रुपये पर एम्प्लॉय है, दैट इज कॉल्ड एबीसी रेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये आप लेटर ऑन समझेंगे। अभी हमने केवल इसको इतना कंसेप्ट आपको क्लियर किया है कि हमें उसको कॉस्ट को पूल करना पड़ता है और कॉस्ट को हम एक बेस से अलोकेट कर देते हैं, सेम कॉस्ट बेसिस पर उसको क्या कर देते हैं, अलोकेट। तो हमारा यहाँ पर कॉस्ट बेस क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। किसी कंपनी में डायरेक्ट लेबर आर हो सकते हैं, कैंटीन में हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन है हमको लेबर आर गिवन है कि एक पूरी फैक्ट्री जो है वो 50,000 घंटे काम करती है पूरे साल भर में। तो 1 घंटे का खर्चा आ गया 3 रुपये पर आवर, 3 रुपीज पर आवर हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। तो जितने घंटे लैपटॉप बनाने में लगे, जितने घंटे मोबाइल बनाने में लगे, जितने घंटे टैबलेट बनाने में लगे, उतने आर के हिसाब से हम उस ओवरहेड को, इस कैंटीन एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड ऑफ अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। इसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट पूल में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पूल। और जो बेस होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। सर ये जो एलोकेशन कॉस्टिंग है बाद में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। बेसिक्स बता रहे हैं यहाँ पर, पूरा चैप्टर है। ठीक है। अब यार शमी सर क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट बताया, आपने प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट बताया, फिर आपने ये भी बताया ओवरहेड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट। Overhead, raw material and labor. This is also under the purview of, can be under the purview of direct and indirect cost or no? डायरेक्ट हो सकती है ना, डायरेक्ट मैंने बताया तो सही आपको। डायरेक्ट कॉस्ट तो एक डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, और इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे लुब्रिकेंट का एग्जांपल दिया, ऑयल का एग्जांपल दिया। करेक्ट। या वही मेरा क्वेश्चन है। और प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट भी इनके परव्यू में आ जाती है क्या? पीरियड कॉस्ट, मतलब सुपर सेट जो कि प्रोडक्शन से बिल्कुल रिलेवेंस ही नहीं है, जो कि सीधे जैसे अकाउंटिंग चार्जेस के बारे में बात की हमने, हमें अकाउंटिंग लीगल चार्जेस पे करना है, ऑडिट फीस है हमारी, वो पीरियड कॉस्ट है। उसका
हमको हर साल हमारा कंपनी में ऑडिट आता है, वो हमारी ऑडिट करके जाता है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। एक कंपनी में अकाउंटेंट है तो पीरियड कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो याद रखो कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक वर्ड आ रहा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है ना, ये डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसको बोलते हैं हम करंट कॉस्ट, मतलब कि जो आपको इमीडिएटली पे करनी हो, जो आपको कैश में पे करनी पड़ती, इमीडिएटली पे करनी पड़ती कैश में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट। मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कोई पेमेंट करना पड़ रहा है। Explicit cost involve payment of cash, include wages and salaries, office supplies, interest paid, loan payments, vendor for raw material. Explicit cost are the opposite of implicit cost. Most explicit costs eventually become expenses through the timing of their recognition. Expenses may be delayed. For example, when inventory is purchased and its cost does not become expenses until it is sold. तो explicit cost जो है आप पेमेंट कर रहे हैं ना, सैलरीज का, वेजेस का, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट, मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट करंट कॉस्ट होती है। अब एक वर्ड आ रहा है इम्प्लिसिट, जो कि इंप्यूटेड कॉस्ट है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल, अगर पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे, द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड इंप्यूटेड कॉस्ट इज कॉस्ट दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्पेसिफिक कैश पेमेंट, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जिसमें कैश का पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। Implicit costs do not become expenses. They cannot be specifically included in the financial report, but they are needed for the use in the decision making. For example, interest not earned on the money that could have been invested in the interest paying security, but instead was invested in the manufacturing equipment, is a frequent implicit or imputed cost. इसको नोशनल कॉस्ट भी कई बार बोला जाता है। जैसे मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ पड़े हुए, आपने 1 लाख रुपीज़ अगर आप बैंक में जमा करते तो आपको 6,000 रुपये मिलते, मिनिमम ब्याज इंडिया में 6%। लेकिन उस 1 लाख को आपने क्या करा, इक्विपमेंट खरीदने में यूज़ कर लिया, और उस इक्विपमेंट से आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो प्रोडक्शन का जब रॉ मटेरियल, जब फिनिश गुड्स बन के निकलेगा, तो जो 6,000 रुपये जो आप कमा सकते थे वो आपने नहीं कमा पाए। आप सोचो, आप एक, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं अगर टीचिंग नहीं कर रहा होता तो कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, तो जॉब करने के कारण, जॉब मतलब टीचिंग करने के कारण जो मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं जॉब में सैलरी कमा रहा था, वो मेरी इंप्लिसिट कॉस्ट हो गई यहाँ पे। तो मतलब मैं कम से कम बच्चों से इतना तो कमाना चाहूंगा ना, कि मैं जितना जॉब में कमा रहा था इतना कमा लूं, नहीं तो मैं तो नुकसान में हूं। तो दैट इज माई इंप्लिसिट कॉस्ट। इट इज ए इंप्यूटेड कॉस्ट, इट इज ए नोशनल कॉस्ट। इसको हम वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया, लॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट इनकम इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द इन्वेस्टिंग इन द मशीन। द लॉस्ट इंटरेस्ट इज नॉट रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंसेस एज ए इनकम इन्वेस्टमेंट, but it is necessary to consider in making for decision making to invest in the machine because it will different in the machine not to purchase। तो आपको जिंदगी में डिसीजन लेना है कि हमें मशीनरी खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो आपने सोचा कि मशीन में कितना पैसा लग रहा है, बोले 2 लाख रुपए लग रहे हैं। फिर आपने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, बोले यार 2 लाख रुपए लग रहे हैं, जरा ब्याज कितनी मिलती? बोले सर अगर हम बैंक में जमा कराते एफडी बना देंगे तो 16,000 रुपये ब्याज मिल जाएगी 5 साल में। तो मैंने अकाउंटेंट से पूछा ठीक है 16,000 रुपये तो मेरे को ये नुकसान। फिर मैंने एक पर्सन को बुलाया कि यार अगर अपन ये मशीनरी खरीदे ना तो 5 साल के लिए किराए पे कितने भी मिल जाएगी? बोले 10,000 रुपये में। तो मेरे दिमाग में लगा 6,000 का फायदा, मैंने बोला खरीद लेंगे, खरीदेंगे नहीं किराए पे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन कैसे लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे लिया कि ये 2 लाख की मशीनें खरीदूंगा, तो 2 लाख की मशीन खरीदूंगा तो मेरे को 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदने के कारण 16,000 के इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि 2 लाख बैंक में जमा कराता तो 16,000 मुझे मिलता। लेकिन मैंने फिर पर्सन को बुला के पूछा कि यार अगर ये मशीन हम नहीं खरीदेंगे तो क्या किराए पे मिल जाएगी? तो उसने बोला हाँ सर किराए पे मिल जाएगी, 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगा लिया कि यार 16 माह मिलते या 10 देने पड़ रहे तो मैं 6,000 में फ़ायदे में तो हूँ। तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो यहाँ पे कितनी है, कितनी हो गई मेरे लिए? 6,000। सर जितना वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन की कॉस्ट होगी वो तो 6,000 रुपये मेरे लिए है, क्योंकि दोनों जगह 10,000 तो कॉमन लग ही रहा है ना। तो मैंने बेनिफिट फॉरगॉन किया, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसके 6,000 को कंसीडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे।
अकाउंटिंग में तो केवल जो अपने एक्चुअल में बाहर मशीन को किराए पे लेने में 10,000 दिया उसको ही करेंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में 10 को तो कंसीडर करेंगे, प्लस 6,000 का फॉरगॉन किया तो कॉस्ट अकाउंटिंग 16,000 खर्चा मानेगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल 10,000 ही खर्चा मानेगा, क्योंकि वो तो बोलता है सर एक बारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का वो लास्ट लाइन समझा दो। एक्सप्लिसिट जो फॉर एग्जांपल व्हेन इन्वेंटरीज परचेज एंड कॉस्ट डज नॉट बिकम एक्सपेंसेस अंटिल इट इज सोल्ड। आप सोचो, आप इन्वेंटरी खरीद के लेकर आ गए, अभी जब तक हमने उसको यूज नहीं किया, क्या हमारी कॉस्ट बन जाएगी? वो नहीं सर, वो तो हमारा एसेट है, अभी तक वो एसेट है। परचेज एंड इट इज कॉस्ट डज नॉट बिकम एक्सपेंसेस अंटिल इट इज सोल्ड। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तब बनेगी जब उसको हम बेचेंगे या यूज करेंगे प्रोडक्शन में। अब हम बात कर रहे हैं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज जस्ट ए नोशनल कॉस्ट। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जब आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हों, कि आपके पास एक लेबर है जो कि बहुत ही स्किल्ड लेबर है, या आपके पास एक रॉ मटेरियल है जो फॉरेन कंट्री से आता है, इंपोर्ट करते हो आप, और उसका लिमिटेड यूज है, उसको आप डोमेस्टिक माल बनाकर सप्लाई करो, और एक फॉरेन कंट्री से आपको एक सेल ऑर्डर मिल गया, अब वो रॉ मटेरियल आपके पास लिमिटेड है। तो ऐसे एग्जांपल से सोचो कि आप एक रॉ मटेरियल आपके पास है, उसकी कॉस्ट है $1,000, और आप उससे जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको $5,000 में बेचते हो, तो हम प्रॉफिट कितना कमाते हैं? $4,000 का कमाते हैं। अब मेरे पास एक नई कंट्री से ऑर्डर आ रहा है, ये मैं अभी तक मैंने यूएस में ही माल बेचता था, क्योंकि मैं यूएस सीपीए यूएस में पढ़ रहा है, तो यूएस कंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो अब अभी तक मैं ये माल $4,000 कमाता था। अब मेरे पास एक ऑर्डर आया, मुझे कहीं दूसरी कंट्री से ऑर्डर मिल गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर मिल गया कि हमें ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर मिल गया है, मुझे कोई प्रोडक्ट जी करके बनाना है। तो अब मुझे डिसीजन लेना है, यार मुझे ये मटेरियल यूज करना है, तो इसकी कॉस्ट में क्या मान के चलूं डिसीजन लेते समय? सर इसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1,000 तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा, प्लस 3,000 रुपये का मैं प्रॉफिट फॉरगॉन कर रहा हूँ, 4,000 का, सॉरी 5,000 की तो बेच रहा हूँ, 1,000 की, तो 4,000 रुपये जो 1,000 रुपये मटेरियल में ऑस्ट्रेलियन वाले कस्टमर से बोलूँगा कि 1,000 का तो मेरा मटेरियल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है मेरी, लेकिन आपके इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मुझे यहाँ पे नुकसान होगा। तो जो नुकसान हो गया मैं कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन कस्टमर से रिकवर करने की कोशिश करूंगा, तो दैट इसमें मैं इस कॉस्ट में क्या कर दूंगा, जो फॉरगोन हो रहा है 4,000, वो भी मैं कहीं ना कहीं उससे लेने की कोशिश करूंगा कि यार मुझे कम से कम जो सेल प्राइस है वो 5,000 के ऊपर मिलना चाहिए, तभी मैं इस प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलियन कस्टमर के लिए यूज करूंगा। क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलियन कस्टमर को माल बेचता हूं तो मेरे जो डोमेस्टिक यूएस है वहां की सेल में नहीं कर पाऊंगा, तो आई हैव टू टेक दीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो इन डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टाइप ऑफ ए इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक टर्म, and opportunity cost is considered an economic cost. It is the contribution to the income that is lost by not using a limited resources in the best alternative use. तो आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग लेते समय बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, जिसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वुड हैव बीन अर्न्ड इफ द अल्टरनेटिव डिसीजन हैड बीन मेड, less any administrative expenses that would have been made for the other available alternative, but that will not be made. तो जब कभी भी आपके सामने ऑप्शन हो, विकल्प हो, ऑल्टरनेटिव्स हो, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना पड़ता है। तो जो अल्टरनेटिव को चूज कर रहे हो, दूसरे को फॉरगॉन कर रहे हो, तो जो दूसरे को फॉरगॉन करने के जो कारण जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट कर रहे थे, यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, दैट्स व्हाई मैंने आपको कॉन्ट्रीब्यूशन समझाया कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आगे ब्रेक इवन भी आएगा इसी चैप्टर में। तो जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कर रहे हो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट होती है कि इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए आपने स्टॉक तो खरीद लिया, तो स्टॉक को खरीदने के कारण आपको पास जो स्टोरेज की कॉस्ट लगेगी, आपको रेंट वगैरह देना पड़ेगा, सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ सकती है, स्टोरेज चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, और उसको मैनेज करने के लिए जो एम्प्लॉयज लगेंगे, डैमेज ऑफ स्टोलन हो सकता है, इन्वेंट्री खराब होने के चार्जेस है, और इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि आपने अगर सोचो आपको 1000 किलो मटेरियल की जरूरत थी, आपने बफर स्टॉक रख के 5000 किलो मटेरियल खरीद लिया, तो वो 4000 के लिए जो एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया, उस 4000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्व करी, अगर वहां उस मनी को कंसीडर नहीं करते तो उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते, और बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक में कुछ इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आपने बैंक में डिपॉजिट ना करके उस पैसे को स्टॉक में फंसा दिया, तो जो इंटरेस्ट का लॉस हुआ दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कैरिंग कॉस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ इम्प्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लें उसको। तो कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट से रिलेटेड हो सकती है। संक कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। संक कॉस्ट मतलब विच इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो आप पास्ट में कर चुके हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। आप एक मशीनरी खरीद चुके हो, तो मशीनरी खरीद चुके हो, मशीनरी आपने 1.5 लाख की खरीदी थी, उसके ऊपर 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, आज मशीन की वैल्यू 1 लाख है, तो जो 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, जो पास्ट में यूज कर सकते हो, वो डूब चुकी है। अब उसको रिकवर नहीं कर सकते आप, दैट इज योर संक कॉस्ट। Sunk costs are irrelevant in decision making process because they have already been incurred and no present or future decision can change that fact. आप एक मशीनरी खरीद के लेकर आए थे 5 लाख रुपए की, 5 साल हो गए सर, अब वो मशीन की वैल्यू 1 लाख हो गई, तो जो 4 लाख था वो आपकी संक कॉस्ट है। तो संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। तो एक बात ध्यान रखना, एवरी इररिलेवेंट कॉस्ट इज नॉट संक कॉस्ट, बट एवरी संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? Sunk cost is irrelevant, but every irrelevant cost is not in a sunk cost. Sunk cost which cannot be used for the decision making, जो कि पास्ट में हिस्ट्री में है, जो हम डुबा चुके हैं। जैसे मैंने आपको मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू का एग्जांपल दिया। कमिटेड कॉस्ट आर कॉस्ट फॉर द कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, they are costs required to establish and maintain the readiness to the business. Example, committed costs are intangible such as purchase of franchises, purchase of fixed assets such property, plant and equipment. They are fixed costs. They are usually on the balance sheet and assets and become expenses in the form of depreciation and amortization. तो बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, जो कमिटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमिटेड कॉस्ट बोलते हैं। अब एक आ रही है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, जो कि हमारे डिस्क्रिशन के ऊपर है, जो हमें करना है नहीं करना, जैसे R&D, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, मे बी फिक्स्ड, मे बी वेरिएबल और मे बी मिक्स हो सकती है। फ्लेक्सिबल कॉस्ट आर दैट मे और मे नॉट बी इनकर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी, इनकर्ड बाय द आइदर एंगेजिंग द एक्टिविटी और नॉट एंगेजिंग इन द, इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजर बियरिंग द कॉस्ट। In short term, not engaging the discretionary activity will not cause the adverse effect on the business. तो not engage in discretionary, तो discretionary मतलब अपनी सेल्फ मर्जी से जिस कॉस्ट को इनकर्ड करना, जो फ्लेक्सिबल होती है। मार्जिनल कॉस्ट तो हमने कल ही पढ़ा है पूरा। मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट आर द एडिशनल कॉस्ट नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1 more यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो आज का जो पूरा लेक्चर था, इसमें हम लोग स्टिक रहे किस चीज के ऊपर? थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर। बट ये थ्योरी पोर्शन आप नहीं पढ़ते तो आपको समझ में आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती थी। तो ये टर्मिनोलॉजी आ रही है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स, तो वो आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।